चलिए हेडिंग डालिए, कहाँ तक पढ़ाए थे? हियर हो था, हियरिंग का मतलब सुनवाई करना है, जज कर लिए थे। क्वेश्चन था सर। हाँ क्या क्वेश्चन बोलो। आर्टिकल जो लगता है यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा? आ लगेगा, आ यूनिवर्सिटी लिखेंगे। हाँ, आप क्यों लिखेंगे? देखो यू का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये दो तरीके से होता है, वोवेल भी और कॉन्सोनेंट भी। देखो यूनिवर्सिटी आप लिख रहे हो तो हिंदी में कैसे लिख रहे हो? यूनिवर्सिटी ऐसे लिख रहे कि नहीं लिख रहे? आप खुद बताइए, ये जो प्रोनाउंसिएशन किसका, वोवेल की का कॉन्सोनेंट का? कॉन्सोनेंट है ना, इसीलिए आप ए लगा के जाएंगे। क्लियर? इसीलिए, और कोई बात नहीं है। चलिए हेडिंग डालिए, थिंक। अपीयर, अच्छा ये बाकी है, लिखो। चलो इससे पहले सुनो, इसको हटा देता हूँ। सॉरी। अच्छा SWM सीम पढ़ाए थे बाबू। सीम का मतलब क्या होता है? लगना, प्रतीत होना। उसी तरह अपीयर आता है। ठीक है, चलो लिखो। इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? इट अपीयर्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे एक सेंटेंस दे रहा हूँ, बनाओगे आप। मुझे ऐसा लगता है कि वह चोर है, या सीम भी लगा सकते हैं। इसके जगह क्या लगाओगे? SEEMS, इट सीम्स टू मी। बोथ आर करेक्ट। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। इट अपीयर्स टू मी, है ना? एक हिंदी मैंने क्या बनाया, मैं बताया है आपको। मुझे ऐसा लगता है वह चोर है, तो क्या बनाओगे? इट सीम्स टू मी ही इज़ अ थिफ। इट सीम्स टू मी या इट अपीयर्स टू मी ही इज़ अ थिफ। समझ में आया? एक और देंगे तो बनेगा। मुझे ऐसा लगता है, एक सेंटेंस लिखो। बोलो, नहीं बना पाए? क्वेश्चन था पिछला या भी नया वाला? नया वाला लिखो। मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा दोस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा दोस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा दोस्त है। मुझे ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा दोस्त है। बना लो, है ना? इट सीम्स टू मी, अपीयर्स टू मी, है ना? दैट मतलब की लगाना वहाँ पे। दैट ही इज़ योर फ्रेंड। दैट ही इज़ योर फ्रेंड। हाँ, लगभग सिनोनिम्स एक दूसरे का समझोगे। ठीक है? लगना, ये लुक्स लाइक्स भी लगा सकते हैं। लुक्स लाइक, ठीक है ना? ऐसा लगता है मुझे भाई, ऐसा दिखता है। चलिए लुक्स, ये अब लिखोगे थिंक। थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना, विचार करना। ठीक है ना? सोचना या विचार करना। एक सेंटेंस लिखो, वह सोचता है। क्या बनेगा? ही थिंक्स। ही थिंक्स, वह सोचता है। ही थिंक्स। देखो इस पे ING लगता भी है। चलो इस पे ट्रांसलेशन कर लो, वह सोच रहा है। आप दोनों को एक मतलब सेंटेंस देंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कहाँ पे ING लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। फ़िलहाल लिखो, वह सोच रहा है। वह सोच रहा है तो क्या लगाओगे? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ही इज़, उसके बाद क्या लगाओगे? थिंकिंग। ही इज़ थिंकिंग। ही इज़ थिंकिंग, वह सोच रहा। अब देखो दोनों बातों को समझना, कहाँ पे इसमें ING आएगा। दोनों ऐसे सेंटेंस है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कहाँ पे आएगा ING, कहाँ पे नहीं आएगा, ये मेन चीज़ समझना है। ठीक है? मैंने पिछले कई सेंटेंस में आपको बताया हूँ कि देखिए, जहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब लगाई देगा वहाँ पे परमानेंट प्रोसेस की बात होती है।
टेम्परेरी बातें नहीं आती। और जब जहाँ पे आईएनजी का फॉर्म लग जाता है वहाँ पे टेम्परेरी बातें दिखाई देती हैं। क्लियर है? ये एक्शन आगे चल के बदल जाएगा। क्लियर है? ये फाइनल आपका डेस्टिनेशन होता है। जब आप सोच लोगे परमानेंट कि हाँ मैं सोचता हूँ, ऐसा आप हमेशा सोचते हैं, तब ऐसा क्या लगाओगे? आई थिंक लगा के चलना। आप सोच रहे हो अभी कंटिन्यूस वो में, फाइनल नहीं है, अभी सोच ही रहे। क्या आप डिसीजन दे दोगे सोचते दौरान? नहीं दोगे। जब पूरा सोच लोगे तब दोगे। समझ पा रहे? तो इसका मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं है, फाइनल नहीं है। अब देखिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, ठीक है ना। अब आपको देखना है कि कौन सा वर्ब लगेगा। ही थिंक्स लिखता हूँ, एक तरफ ही इज़ थिंकिंग लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ही इज़ थिंकिंग, ठीक है ना। दैट he should leave the job and settle himself in India। इसका मतलब कोई पर्सन बाहर में है, आउट ऑफ इंडिया में है, वो अभी सोच रहा है या सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, जॉब को लीव कर देना चाहिए और अपने आप को सेटल करना चाहिए। कहाँ? इंडिया में। तो बताओ यहाँ पे थिंक लगेगा कि थिंग्स लगेगा? अभी देखो जॉब छोड़ा तो है नहीं, उसे छोड़ना चाहिए, यानी इसका ना सजेशन चल रहा है अभी। तो ऐसे सिचुएशन में बताओ, थिंग्स तो फाइनल डिसीजन उसका नहीं है, उसका ना ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो इसमें क्या लगाओगे? ही इज़ थिंकिंग लगेगा। ही इज़ थिंकिंग दैट, वह सोच रहा है कि ही शुड लीव द जॉब, उसे जॉब छोड़ देना चाहिए और सेटल हिमसेल्फ, अपने आप को सेटल करना चाहिए। कहाँ? इंडिया में। समझ पा रहे हो? अगर ये कोई लगा देगा थिंग्स तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलो जल्दी से करो। अब एक और सेंटेंस नीचे में देंगे उसके। हो गया? एक और दें क्वेश्चन। अब उसमें आपको थिंक या थिंकिंग सोचना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखना है, ये नहीं होगा। ही फिल इन द ब्लैंक्स, थिंक, थिंग्स या फिर इज थिंकिंग। दैट दे आर थीव्स। थीव का प्लूरल थीव्स होता है, ठीक है। तो आप बताइए इन दोनों में से आपको वर्ब का सिलेक्शन करना है, क्या लगाओगे? उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया कि वे लोग क्या हैं भाई, चोर हैं। तो बताओ अभी तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो सोच रहा था लीव द जॉब, उसे छोड़ना चाहिए, तब ऐसा इंडिया में सेटल करना चाहिए, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। यहाँ पे बताओ फाइनल वो बोल दिया कि वो लोग क्या हैं, चोर हैं। तो सोचेगा तो नहीं, तो बोल चुका है, वो सोच लेता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाओगे? ही थिंक्स दैट दे आर थीव्स। थिंकिंग यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ फाइनल डिसीजन उसने दिया है, इसीलिए जब भी फाइनल आपको मिल जाए डिसीजन तो ऐसे सिचुएशन में थिंक या थिंक के साथ जाओगे, थिंक या थिंक्स के साथ, सब्जेक्ट डिपेंड करेगा प्रेजेंट इंडिफरेंट में, ठीक है। अब देखो मेन एक और है, इसको कॉपी कर लिए हैं। देखो यहाँ पे अभी कंटिन्यूस वे में नहीं चलेगा। जब उसने बोल दिया कि वे लोग चोरी हैं तो आप समझिएगा परमानेंट प्रोसेस के साथ ही बोलेगा ना, मैं सोचता हूँ भाई पक्का कि वो लोग चोर हैं। समझ रहे? ये ऑन गोइंग एक्शन में डायरेक्ट फाइनल डिसीजन नहीं देगा ना। समझ पा रहे? इसको हटा दूँ हैं? बोलो। अब दो सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ, आपको पकड़ना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वन सिप बोलते हैं उसको, SIP। सिप मतलब घूट होता है ना, वन घूट, अरे बोलते ना वन सिप, उसे होता है। चलिए इतना बातें हो गया है। हाँ, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है? दो सेंटेंस लिख रहा हूँ।
आई थिंक यू शुड नॉट गो देयर। अच्छा दैट लगा ही लो। आई थिंक यू शुड नॉट गो देयर। ठीक है। एक सेंटेंस नंबर 2 लिखा है, आई डू नॉट थिंक, आई डू नॉट थिंक दैट यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। चलिए इन दोनों में सेंटेंस कौन सा सही है? देखो शुड, देखो मैं बेसिक बातें बता दूं। जो लोग पहले से मॉडल नहीं पढ़े, मॉडल चैप्टर आपको पढ़ना, घबराने की बात नहीं। SHOULD होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए, लेकिन मॉडल कल भी पढ़ाए थे, जब इनके साथ वर्ब होगा तभी इसका चाहिए कमी नहीं होगा। जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, जिनका बेसिक ठीक नहीं उनकी बात करो, मुझे जाना चाहिए। अब ऐसे केस में बताओ, चाहिए से पहले अगर वर्ब है तो आप ट्रांसलेट शुड पे करोगे, मुझे के लिए आई लगाओगे, आई के बाद क्या लगाओगे? शुड, और उसके बाद क्या लगाएंगे? गो। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट, समझ पा रहे? मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, मुझे बात करना चाहिए, आई शुड टॉक। ये बातें तो हो गई, समझ में आई? शुड। अब यहाँ तो आप पढ़े हो, तो बताओ कौन सा सेंटेंस सही है? ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? हाँ, ऊपर वाला सही है। देखिए अब देखो, मेन समझना है, देखो विचार पहले करेगा कि बाद में विचार करेगा? नेगेटिव, अगर उसको नहीं लग रहा है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए तो पहले नेगेटिव बात बोलेगा, मुझे नहीं लगता है, या बाद में बोलेगा? पहले अपना डिसीजन क्या देगा? मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता है। नेगेटिव बात पहले बोलेगा ना, मुझे नहीं लगता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ऐसे नहीं बोलेगा, मुझे लगता है तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। देखो सेंटेंस आपको लग रहा है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, ट्रांसलेशन के हिसाब से आप ऊपर वाला करेक्ट कर दोगे, लेकिन ग्रामर क्या बोलता है? ये रॉन्ग है, सेंटेंस नीचे वाला सही लिखा हुआ। कैसे? जब भी आपको फाइनल डिसीजन देना होता है, या तो पॉजिटिव डिसीजन दो या नेगेटिव दो, आप अपने पहले सेंटेंस में देना है, ना कि दूसरे वाले में। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? पहले क्लॉज में लिख के दे देना है नेगेटिव और पॉजिटिव। मुझे नहीं लगता है तो आप क्या लगाओगे? आई डू नॉट थिंक यू शुड गो देयर, मुझे नहीं लगता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। समझ पा रहे ना? उल्टा नहीं चलेंगे। क्लियर? पक्का? ठीक है। यानी डिसीजन नेगेटिव हो या पॉजिटिव पहले लिखना, बाद में नहीं। तो बताओ, पहले आपने नेगेटिव बात बोल दिया तो दोबारा लिखने की आप ज़रूरत नहीं है। इसी से रिलेटेड ये है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो ध्यान देना है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? गलत, नीचे वाला सही। हिंदी क्या होगा? मुझे नहीं लगता है तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, आप हिंदी जब निकालोगे, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, ये तो सही है। ऊपर वाला भी निकालोगे तो लगेगा मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना? सही तो लग रहा है लेकिन गलत है। समझ पा रहे? ग्रामर के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल कौन सा है? नीचे वाला सेंटेंस। हाँ बिल्कुल करेंगे, इसीलिए ना है कि जहाँ पे देखो, एक है शॉर्ट में निकल जाना पढ़ लिख कर, जहाँ पे बड़े बड़े स्टेज की बात आएगी तो गहरी ज्ञान की बात ज़रूर आती है। इसीलिए जो स्पीकर होता है बहुत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, उसको बहुत सारे नॉलेज को ध्यान देना पड़ेगा कि कितना, मतलब क्योंकि स्पीकर को लिसनर्स जो होते हैं बहुत सारे होंगे, उसमें कई एजुकेटेड पर्सन होंगे जो आपको सुनेंगे तो कहेंगे सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। समझ पा रहे कि नहीं? इफेक्ट बहुत रॉन्ग पड़ जाता है। बोलता है ना कि कुछ भी बोलो लेकिन बोलो, लेकिन कभी कभी बहुत नुकसान में आदमी चला जाता है कुछ भी बोलने के चक्कर में। इसीलिए नॉलेज जब आता है ना तो ऑटोमेटिक आपको उसकी मतलब होता ना पावर आ जाता है बोलने का। अगर नॉलेज ही नहीं है, मैं बोलूँगा आप गांधी जी के बारे में बोलो, आपको पहले से नहीं मालूम बॉर्न कब हुआ, डेथ कब हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, आप चाह के भी भाषा है आपके पास नहीं बोल पाओगे क्योंकि नॉलेज नहीं है। और बोलने के लिए नॉलेज चाहिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो पहले वो नॉलेज लीजिए तब आप उस पर आइए। समझ पा रहे? अब धीरे धीरे मैं उस पर कोशिश भी कर रहा हूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ ताकि उस पर आ जाए, ताकि ज्ञान इस तरह से चलता भी रहे और वो उस पर भी कमांड चलता रहे। मुझे उम्मीद है कि क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए। हाँ हाँ जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा। तो आगे चल के हम लोग इन्फिनेटिव का केस पढ़ेंगे। चलो, यू विल हैव टू। देखो सुनो, मुझे जाना पड़ता है ये वाला बताए थे, मुझे जाना पड़ता, आई हैव टू वाला केस हो जाएगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, ठीक है ना? मुझे जाना पड़ा तो आई हैड टू गो हो जाएगा। मुझे जाना पड़ेगा तो आई विल या शैल हैव टू गो हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ये बातें ध्यान रखना।
कई जगह पे यही को ट्रांसलेट, जैसे मुझे जाना पड़ेगा या जाना होगा तो कहीं इसी को बोल के निकल जाते हैं, जबकि करेक्ट ट्रांसलेशन आप इनको करोगे बेहतर होगा। जाना पड़ता है या जाना होता है, तब ऐसे केस में क्या लगाओगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब। जाना पड़ा पास्ट इंडेफिनिट, या जाना पड़ता था तो हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब वाला केस। जाना पड़ेगा तो विल हैव टू या शैल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला केस। क्लियर है? जैसे मुझे लिखना पड़ता है तो आई हैव टू राइट लिखेंगे। मुझे बोलना पड़ता है आई हैव टू स्पीक। समझ पा रहे? तुम्हें पढ़ना पड़ता है यू हैव टू रीड या स्टडी हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे तुम्हें पढ़ना पड़ता था या पढ़ना पड़ा तो यू हैड टू स्टडी या रीड हो जाएगा। समझ पा रहे? सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज होगा, वर्ब चेंज होगा तो ये भी चेंज होता चला जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे यहाँ होगा तुम्हें पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा तो क्या होगा? यू विल हैव टू रीड या स्टडी हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, नेगेटिव की बात करें तो ऐसे केस में कैसे लगाओगे? इसका ट्रांसलेशन डू नॉट से बनाना है। जैसे मुझे नहीं पढ़ना पड़ता है तो आई डू नॉट हैव टू स्टडी हो जाएगा। डू नॉट या डज नॉट हैव से बनाना है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए इन बातों को कहीं नहीं तो आप कर लेंगे। ऐसे इन्फिनेटिव टॉपिक जब आपका आएगा तो पूरा को कवर करके जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हटा दूँ, ये सब तो हो गया है। अब आइए थिंक हो गया। सस्पेक्ट लिखो। डॉट जैसे था ना बाबू वैसे ही सस्पेक्ट भी है। डॉट बराबर कर लेना। संदेह करते हो ना? चलिए हो गया। डॉट बराबर सस्पेक्ट लिख लेगा। जैसे डॉट लिखवाए थे ना उसमें उस टाइम से हो जाएगा। रिमेंबर लिखो। अब डॉट बराबर सस्पेक्ट कर लो। जैसे डॉट लिखे थे ना DOUBT वाला केस, वैसे ही कर लीजिएगा। रिमेंबर लिखिए, स्टार लगाइए, स्टार लगाइए। रिमेंबर मतलब क्या होता है? याद करना। चलिए लिखे। वह अपना पाठ मतलब लेसन समझना, याद करता है। चलिए याद करने के लिए क्या लगाओगे? रिमेंबर। अब क्या लगाओगे? ही रिमेंबर्स। सिंगुलर है ना बाबू, इसलिए क्या आएगा? रिमेंबर्स हो जाएगा। बना लोगे ना? ही, उसके बाद क्या लगाओगे? रिमेंबर्स। ही रिमेंबर्स हो गया। ही रिमेंबर्स। अब देखो एडजेक्टिव एक ज़माने में बताए थे आपको, पॉजिटिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट ही है तो ही का क्या लगाओगे? हिज, अपना के लिए। और लेसन लगाओगे। लेसन मतलब क्या समझोगे? पार्ट। ठीक है ना? ही रिमेंबर्स हिज लेसन हो जाएगा। वो अपना पार्ट याद करता है। क्लियर है? हाँ, इसमें क्या होता है, आप ऑन गोइंग एक्शन को दिखाने के लिए भी आप ऐसा करते हो। यानी आप रिमेम्बरिंग का भी यूज़ करोगे जब एक्शन कंटिन्यूस रहेगा तब। याद करने के इसमें जैसे वह अपना पार्ट याद करा तो ही इज़, उसके बाद क्या लगाओगे? रिमेम्बरिंग लगाओगे। रिमेम्बरिंग हिज लेसन। दोनों सही अपने जगह पे। ये ऑन गोइंग प्रोसेस, ये परमानेंट है। उसका हैबिट के बाद ऊपर में है। और सेकंड एक्शन में क्या है? ऑन गोइंग प्रोसेस। ही इज़ रिमेम्बरिंग हिज लेसन, वह अपना पार्ट याद कर रहा है। पार्ट का मतलब यहाँ सबक समझना। कई लोग हैं जो आपका लेसन हो गया। हाँ, मुझे याद करना पड़ेगा तो आई पड़ेगा तो विल हैव वाला केस बताया था ना। आई विल हैव टू, उसके बाद क्या लगाओगे? रिमेंबर। आई हैव टू रिमेंबर। हो गया। हटा दो ना। हेडिंग डालिएगा। रिमेंबर के बाद मीन मतलब होता है मतलब निकालना या मतलब होना। MEAN। मीन का मतलब होता है मतलब।
बोलता ना उसका सेंस क्या होता है, मतलब निकालना। ठीक है, चलिए लिखिएगा आपका क्या मतलब है, हिंदी में लिखोगे व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। अरे सॉरी, व्हाट डू यू मीन, थैंक्स, बोल रहा हूँ लिखा नहीं था। व्हाट डू यू मीन, नो इट हैज़ नो वाटर, यस हो गया। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, ऐसा बोलते हो ना। चलो, आई मीन, मेरा मतलब है, ऐसा बोलते हो ना। आई मीन मतलब मेरा मतलब है। लिखोगे एक सेंटेंस लिखो, मेरा मतलब है वह एक धनी लड़का है। धनी मतलब समझोगे, रिच, धनी लड़का है। बनाइए, मेरा मतलब है कि वह एक धनी लड़का है। क्या बनेगा मालूम है, मेरा मतलब है तो आई मीन लगाओगे, आई मीन दैट, है ना। कि मतलब क्या समझोगे, दैट, वह के लिए क्या लगाओगे, ही इज़, है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, आ रिच बॉय। चलिए, ही इज़ अ रिच बॉय, हो गया। यहाँ से आपका ये वर्ब ख़त्म। हेडिंग डालिएगा सम मोर यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। थोड़ा सा और है, कर ही लेता हूँ उसको। सम मोर यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हटा दूँ। हाँ, इसका मीनिंग नहीं होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस वे में नहीं याद करना। लिखोगे सम मोर यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सम मोर यूज़ ऑफ, चलो लिख लो, सम मोर यूज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए, इतना हेडिंग डाल दिए। यूज़ नंबर जितना भी था उसके आगे कर लोगे। मैं यूज़ नंबर 1 लेके चल रहा हूँ, पिछला क्लास में पढ़ाए भी थे बहुत सारा यूज़, उससे आप ऐड करके चलना। नहीं है तो यहाँ से आप 1 लेके चल देना। अगर नहीं है इतना याद होगा शायद, तो आप बाद में मेंटेन करने के लिए कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ से यूज़ नंबर क्या चलोगे, अब 1 चलना, ठीक है ना। 6 तक पढ़ाए थे तो और जोड़ लीजिए, ठीक है ना। टू शो, अच्छा कर लो, टू शो लाइव थिंग्स, टू शो लाइव थिंग्स। चलो, इस वर्ब को पढ़ लेना है। इसका 2 मतलब होता है, एक होता है लाइव, एक होता है लिव, ठीक है। एक और वर्ब है, चलो इसको पहले पढ़ लें। अगर इसका साउंड आपको ने लिव लिखा है तो इसका मतलब होगा रहना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अगर आपने लाइव लिखा है तो इसका मतलब होता है आंखों देखी हाल, जो आपके सामने, जैसे मालूम चला कोई घटना चल रहा है और आपको दिखाया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक जो वहाँ चल रहा है आपके टीवी पे स्क्रीन पे वही दिखाया जा रहा है, तो उसको कहेंगे लाइव। जैसे आप कहीं मैच IPL चल रहा है लाइव, तो उसको कहते हैं। ये दोनों का मतलब समझ में आ गया। इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होने से मतलब चेंज हो जाता। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना है, एक होता है लीव, एक होता है ऐसे लिखेंगे लीव, इसका मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है ना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। एक वर्ड आएगा लाइव, एक होगा लिव। लिव मतलब क्या होगा, रहना। एक होता लीव, लीव मतलब क्या होता है, छोड़ देना। दोनों में अंतर है, लीव और लिव। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। अब देखो, साउंड में ही डिफरेंस है बाबू, और कुछ नहीं। साउंड चेंज हुआ मतलब पूरा चेंज है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना, बोलो है।
कोई डाउट है? नहीं ना? तो इस बात को ध्यान रखना आप। चलिए, यही लाइव थिंग को देखने के लिए आप क्या लगाओगे? प्रेजेंट इंडिफरेंट। अच्छा एक बात बताओ, आप कई जगह पे देखते हो जैसे मैच चल रहा है तो वहाँ पे क्या बोलता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक ना, चलो एक अच्छे बॉलर का नाम ले लो, चलो बुमराह को ले लेता हूँ। अच्छा चलो मान के चलता हूँ कोई और बॉलर हो, चलो समीर, क्या नाम है? समीर, सिराज, समीर, जो भी होगा ले लेना। थ्रो, अब थ्रो मतलब क्या होता? फेंकना। तो यहाँ पे थ्रो लगाएंगे, थ्रोज लगाना पड़ेगा। ये सिंगुलर, इसीलिए क्या लगाओगे? ये सिंगुलर। तो बुमराह थ्रोज अ बॉल। यहाँ पे मैं फिर विराट कोहली को ले लेता हूँ। विराट मूव्स अ बिट। अ बिट मतलब होता है थोड़ा सा, स्लाइटली, ठीक है ना। बुमराह थ्रोज अ बॉल, विराट मूव्स अ बिट एंड हिट्स सिक्सेस एंड हिट 6। देखिए जितने भी कमेंट्री होते हैं प्रेजेंट एंड डिफरेंट में क्यों लगाते हैं? अगर इसको सुनो, मालूम चला आप कंटिन्यूस फॉर्म में ले लें कि बुमराह इज़ थ्रोइंग अ बॉल, तब तक वो फेंक चुका होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अगर जैसे कहोगे हाँ विराट इज़ मूविंग अ बिट, मतलब विराट थोड़ा सा, मतलब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा खिसक रहे, पीछे हट रहे हैं, तो ऐसे केस में बताओ तब तक वो खिसक चुका होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यानी ऐसे केस में उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस कहना बेकार हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? प्रेजेंट कंटिन्यूस वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा ड्यूरेशन लगता हो, टाइम लगता हो। इसके बोलते बोलते वहाँ तक तो ये सब काम हो चुका होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसीलिए मजबूरी में कहो या फिर जो भी कहो, ऐसे सेंस को लेने के लिए प्रेजेंट एंड डिफरेंट में ही लिखना पड़ा और कोई सेंस बना ही नहीं। इसीलिए जितने भी लाइव होते हैं, मैच होगा या कमेंट्री हो या कुछ भी हो, मालूम चला न्यूज़, ज़्यादातर केस में आपको दिखाई देगा कि प्रेजेंट एंड डिफरेंट का यूज़ करते हुए मिलता है। क्या होगा? बुमराह थ्रोज अ बॉल, विराट मूव्स अ बिट एंड हिट्स 6। इसका मतलब क्या होगा कि बुमराह बॉल फेंकते हैं, फेंके मतलब फेंकते हैं क्या, यहाँ पे फेंके कहोगे कि बुमराह ने बॉल फेंका, विराट थोड़ा हटे और 6 लगा दिए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? पक्का? एक और देंगे तो मतलब निकाल दोगे। चलिए अब मैं धोनी को ले लेता हूँ। अच्छा कोई और क्या नाम बताए बॉलर का? शमी, सिराज, शमी कुछ ले लो, शमी। अब सुनिए, थ्रोज अ बॉल। अब इसका हिंदी निकाल लो, उसी पैटर्न पे दे रहा हूँ, पहला नंबर के बाद दूसरा नंबर। अब यहाँ पे धोनी को ले लेता हूँ। धोनी मूव्स अ बिट एंड हिट्स 4। चलिए इसका मतलब खुद से लिख लेना है और इसका मतलब मैंने बता दिया, ठीक है? जल्दी से करो। चलिए कहाँ पे गलती है समझ में आया? मूव्स तो लिखे हर जगह प्रेजेंट एंड डिफरेंट, तो जो हिट मतलब मारना होता था यहाँ हिट का हिट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है? हिट्स 4। इसका मतलब क्या होगा? शमी ने बॉल फेंका, धोनी थोड़ा सा हटे और चौका लगा। समझ पा रहे? अब ऐसा हिंदी मत निकालना, शमी बॉल फेंकते हैं, धोनी थोड़ा सा हटते हैं और 4 लगाते हैं, थोड़ा सा ओड लगता है। बेहतर क्या होगा? सबको पास में ट्रांसलेट करके चलना। क्लियर है? क्योंकि जो बोला होगा पास में बोला, कमेंट्री जो करने वाला प्रेजेंट एंड डिफरेंट ही यूज़ करता है, ठीक है? यूज़ नंबर 2 लिखो, सब परमानेंट प्रोसेस को दिखाएगा। जब भी कोई मैच देखेगा तो भी देख सकता है दोबारा, वो रिपीटेड एक्शन होगा। यूज़ नंबर 2 में लिखना, देखो पेपर्स के हेडलाइन यानी न्यूज़पेपर्स हेडलाइन में, न्यूज़पेपर के हेडलाइन में क्या लगाते हैं? प्रेजेंट एंड डिफरेंट लगाते हैं। समझ पा रहे? क्योंकि एक बार अगर चलो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीजेज फ्रॉम मिडनाइट मतलब होता है आधी रात। मिडनाइट मतलब क्या समझोगे? आधी रात। आधी रात से पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब होगा। समझ पा रहे? अगर पेपर के हेडलाइन में ऐसा दिखाई देगा तो समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? और जब आपको पेपर ऊपर पढ़ाएंगे तो रिमेंबर करवाएंगे, याद करवाएंगे कि देखो मैंने ऐसे बताया था, इसका क्या मतलब निकालोगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्लियर है? और हाँ, पेट्रोल प्राइस, पेट्रोल की कीमत इंक्रीजेस फ्रॉम मिडनाइट, आधी रात से पेट्रोल की कीमत बढ़ गई।
पॉइंट 2 में लिखना क्या है? पॉइंट 2 में क्या लिखना, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। समझ में आया? जैसे पहला पॉइंट में लिखा है लाइव थिंग, हाँ लाइव थिंग, तो वही बताया न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। हो गया? हिंदी खुद से लिख लोगे, क्या लिखोगे? पेट्रोल की कीमत आधी रात से बढ़ गई। आगे बताया जाए। पक्का? डे बाई डे यूज़ कर सकते हैं। हाँ डे बाई डे बढ़ता है तब होगा ना, ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि डे बाई डे ऐसा बढ़ेगी। करने के लिए कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू। हो गया? आगे बताया जाए। चलो अब लिखोगे यूज़ नंबर 3। यूज़ नंबर 3 लिखे। यूज़ नंबर 3। यूज़ नंबर 3 में लिखना। अच्छा पहले समझ लो बाद में लिखना। देखो यूज़ टू जो था एक मॉडल है, आगे चल के पढ़ेंगे। इसका यूज़ आप जो करते हो पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं। पास्ट के किसको? हैबिट को दिखाने के लिए क्या लगाते हो बताओ? यूज़ टू लगाते हैं। क्लियर है? यूज़ टू का मतलब पास्ट का हैबिट को दिखाने के लिए। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वह रात दिन पढ़ता था। रात दिन पढ़ता था, इसका मतलब क्या समझोगे कि उसको पास्ट में हैबिट थी। समझ पा रहे? ऐसे केस में ही लगाओगे, उसके बाद मॉडल आएगा यूज़ टू। क्लियर है? ही यूज़ टू। उसके बाद क्या लगाएंगे? यूज़ टू मॉडल है तो अपने बाद क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब बेस फॉर्म लगाएंगे। तो पढ़ने के लिए क्या लगाओगे? रीड या फिर क्या लगाओगे? स्टडी। ही यूज़ टू रीड या ही यूज़ टू स्टडी। डे एंड नाइट लिखोगे। डे एंड नाइट मतलब क्या होगा? दिन रात। ठीक है ना? डे एंड नाइट। इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? एक और सेंटेंस जैसे मैं दे दूं कि वे लोग रात दिन बात करते थे। वे लोग रात दिन बात करते थे। दे यूज टू टॉक डे एंड नाइट। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? देखो एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ, वह रात दिन पढ़ता है। वह रात दिन पढ़ता है। समझ पा रहे? अब खुद बताओ, यहाँ पे आप देखो यूज टू किस लिए यूज़ होता था? पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए। तो आप यहाँ से यूज टू हटा दो, क्या ही यूजेस टू लगा सकते हो आप? ही यूजेस, है ना? ही यूजेस टू। उसके बाद आपने लिख दिया रीड डे एंड नाइट, या डे एंड नाइट कर लो, डे एंड नाइट। क्या ये बातें सही होगी? या एक सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन आप करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी प्रेजेंट हैबिट को दिखाने के लिए क्या ही जाता है। तो क्या यूजेस की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती। वह रात दिन पढ़ता है तो क्या लगाओगे? ही। सीधा सीधा लिखोगे। पढ़ता है तो क्या लगाओगे? ही रीड्स, या फिर स्टडीज़ आप लगा सकते हो। ही रीड या फिर क्या लगाओगे? स्टडीज़ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट। खुद बताइए अपने आप में ये क्या प्रॉपर मीनिंग दे पा रहा है कि नहीं पा रहा? जब ये दे पा रहा है ही रीड्स या स्टडीज़ डे एंड नाइट, वह रात दिन पढ़ता है, तो यूजेस का या यूज़ टू का प्रयोग, यूजेस टू का प्रयोग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या यूज़ टू का प्रयोग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लगाओगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हैबिट इसको कहते हैं सुपरफ्लुअस मीनिंग। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या समझोगे? एक्स्ट्रा मीनिंग। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? क्या आप खुद बताओ, बैक हिस्ट्री आप लिख सकते हो? बैक हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री खुद बैक का ही होता है, मतलब पिछले पास्ट का ही होता है। या पास्ट हिस्ट्री आप लिख सकते हो? पास्ट हिस्ट्री, क्या ये सही है? हिस्ट्री खुद पास्ट होता है, क्या ये लगाने की ज़रूरत है आपको? नहीं ना। क्या कहें? क्या रिटर्न बैक आप लिख सकते हो? रिटर्न बैक, रिटर्न बैक, क्या ये सही है? रिटर्न का मतलब ही होता है वापस कर देना। क्या बैक लगाने की ज़रूरत है? नहीं ना। यानी जो ऑलरेडी मीनिंग रखता है उसमें दोबारा वो चीज़ यूज़ ना करो, एक्स्ट्रा मीनिंग दे दे, तो उसको क्या कहेंगे? सुपरफ्लुअस मीनिंग।
समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो रिटर्न बैक होगा कि सिर्फ रिटर्न होगा? रिटर्न मतलब ही होता है वापस कर देना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो क्या बैक लगाने की ज़रूरत है? पक्का ना? तो इसलिए वो कहते हैं। इसी तरह इसमें भी है कि यूजेस टू का यूज़ नहीं करोगे तो यूज नंबर 3 में क्या लिखोगे? टू शो प्रेजेंट हैबिट, टू शो प्रेजेंट हैबिट, प्रेजेंट हैबिट। इसमें लिख लीजिएगा यूजेस टू या यूज टू का प्रयोग इसमें नहीं करें। पास्ट हैबिट के लिए सिर्फ यूज टू का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। टू शो प्रेजेंट हैबिट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हो गया? हाँ, लिख लीजिएगा यूज़ टू, यूज्ड टू नहीं, यूज़ या यूजेस टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को दिखाने के लिए नहीं लगाते। प्रेजेंट हैबिट को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है। समझ पा रहे? जिसमें सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म या वर्ब या फिफ्थ फॉर्म वर्ब, जिसको सिंगुलर फॉर्म या प्लूरल फॉर्म वर्ब कहते हैं, वही आता है। उसके अलावा कुछ लगाते नहीं। क्लियर है? इसीलिए गलत है, ये क्या हो जाएगा? गलत। ये नीचे वाला ही सही होगा इसके बदले। ठीक है? अच्छा, एक सेंटेंस दूँ, पकड़ लोगे गलती? पक्का? हटा देता हूँ ये। आई यूज टू टेक टी एवरी डे, या डेली कर लेता हूँ शॉर्ट में। चलो बताओ इस सेंटेंस में गलती क्या है? टेक टी, एक ही बोलो, है ना? आई यूज टू टेक टी डेली। बताओ गलती क्या है? यहाँ पे सीधे सीधे या तो इनको हटा दीजिए या इन्हीं में यूज टू लगा लीजिए। तो अगर इनको हटा दोगे तो डायरेक्ट मतलब क्या होगा? आई टेक टी डेली, मैं डेली चाय पीता हूँ। अगर आपने इनको नहीं हटाया, सिर्फ इसमें यूज्ड डी लगा दिया, तो इसका मतलब मैं प्रतिदिन चाय पीता था। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर? तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप डेली लगा हुआ है तो आप इनको ही हटा दो, डेली आई टेक टी। इनको सेंटेंस का करेक्शन क्या करोगे? आई टेक टी, आई टेक टी, आई टेक टी डेली हो जाएगा। या डेली की जगह इन द मॉर्निंग हो, इन द इवनिंग हो, जो आपका हैबिट हो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लियर? जो छूट जाएगा कंप्लीट कर लेना ईमानदारी से। हटा दूँ? हाँ, चलिए आप 2-3 सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, उसमें एरर देखना, गलती देख लेना ये कहाँ पे है। ठीक है? आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक विच, फिर लिखते हैं टेल, टेल्स या इज़ टेलिंग। चलो आप इसको क्या करो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना लो, क्योंकि आपके बोर्ड में एरर ना आकर क्या आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना वर्ब को सेलेक्ट करने के लिए। तो आप आई हैव अ बुक विच, द पास्ट कल्चर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। चलिए पहला ऑप्शन लिखेंगे, पहला ऑप्शन टेल, बी ऑप्शन में लिखेंगे टेल्स,
सी ऑप्शन में लिखेंगे इज टेलिंग, डी ऑप्शन में लिखेंगे ऑल ऑफ दीज, डी में ऑल ऑफ दीज। बताओ कौन सा सेंटेंस का, इस सेंटेंस का कौन सा ऑप्शन बेहतर है। मेरे पास एक किताब है ना, विच, जो, फिल इन द ब्लैंक्स, पास्ट कल्चर, इंडिया के पास्ट, पास्ट मतलब बीते हुए संस्कृति, मतलब पूर्व जितना है, भूतकाल का जितना भी कल्चर है, संस्कृति है ना, उसके बारे में बताता है, बता रहा है या बताएगा, जो भी है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप देखिए खुद बताइए, आपके पास अगर एक किताब है उसमें कुछ भी प्रिंट किया हुआ, एक बार या 100 बार पढ़ो, आपको जो लिखा हुआ है वही बताएगा कि नहीं बताएगा। इसका मतलब एक बार पढ़ो या 100 बार पढ़ो, उसमें जो कंटेंट है वही रिपीट होगा। और रिपीटेड एक्शन को दिखाने के लिए कंटिन्यूस नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो ऐसे केस में क्या लगाओगे, क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। सबसे बड़ा बात है, देखो आई हैव अ बुक, बुक रेफर जो हमारा विच रेफर किसको कर रहा है, बुक को। तो यहाँ पे विच के अकॉर्डिंग यानी बुक सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो वर्ब तो ये तो प्लूरल हो गया, तो टेल तो लगेगा नहीं, टेल जैसे कट जाएगा तो ऑल ऑफ दिस भी खत्म। समझ पा रहे हो। तो ऑटोमेटिक या तो टेल्स आएगा या तो टेलिंग आएगा। यहाँ पे डिसाइड कीजिए, मेरे पास एक बुक है तो वह परमानेंट प्रोसेस में जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही। क्या इस टाइप का आएगा पैटर्न तो बना लोगे पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखा है, नंबर 1 नंबर 2। द कुरान फिल इन द ब्लैंक्स टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड, ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। चलिए, द कुरान अस टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको से बी ऑप्शन में इज सेइंग टू अस लगा लो, अब से लगाया तो टेल के साथ भी जा सकते थे। सी ऑप्शन में टोल्ड, सॉरी सेड, और सी ऑप्शन में लिख दिया सेज। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है। बड़ा मतलब ये है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, कभी कभी लगेगा ये सही कि वो सही है। अब देखिए इन चीज़ों को आप क्या मानते हो, अभी भी ज़िंदा मानते हो कि इनके अकॉर्डिंग चलना है। धर्म के कई ऐसे मतलब बुक्स हैं, किताबें हैं जिनको अलाइव माना जाता है, ज़िंदा है, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, चाहे कोई भी धर्म हो। तो ऐसे केस में बताओ, इनको अब अलाइव मानोगे तो इनमें बताओ सेड तो हो नहीं सकता, एक बार नहीं कहा है, रिपीटेड एक्शन में जाएगा। तो ऐसे केस में पहले तो ये काट देना कि सेड नहीं कहेंगे। सच पड़े, कहा नहीं, कहते है। तो ऐसे केस में प्लूरल नहीं है, ये तो सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, ए ऑप्शन भी कट हो जाएगा। टेम्परेरी एक्शन के साथ जाओगे नहीं, एक बार प्रिंट जो छप कर आया तो ऐसे केस में परमानेंट प्रोसेस के साथ जाएंगे। बता रहा है नहीं, बताता है, ऑलवेज देगा, परमानेंट का केस जाएगा। तो बी ऑप्शन भी खत्म, सी ऑप्शन भी खत्म, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेज टू अस। द कुरान सेज टू अस हम लोगों को क्या कहता है ना, हम लोगों से कहता है टू स्प्रेड ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, होल वर्ल्ड में क्या करना है, इंसानियत फैलाना है। चलिए समझ में आया। चलो अब देखो, कुछ आपको बताए थे एडवर्ब हैं जिनका यूज़ प्रेजेंट एंड डिफरेंट करते हो, याद है आपको कौन कौन सा एडवर्ब है बताओ। ऑलवेज याद है आपको, ऑलवेज के बाद क्या बताए थे, नेवर बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे, स्कार्सली, उसके बाद क्या बताए थे, बेयरली, उसके बाद क्या बताए थे, रेयरली, याद है ना आपको, सेल्डम, सेल्डम, ये सब बताए थे। समटाइम्स, समटाइम्स याद है आपको कि भूल गए। ओकेजनली, ओकेजनली नहीं बताए थे, चलो लिख लेना। ऑलवेज, नेवर और ओकेजनली। फिर बताओ एवरी का केस जहाँ भी होगा, आप देखो एवरी के साथ जैसे मैं लिखूँ एवरी डे, हो सकता है डे की जगह आप क्या लिख लो, मंथ, मंथ की जगह हो सकता है वीक लिख लो, या हो सकता है आप ईयर लिख लो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। एवरी का सेंस जब भी आपको लगेगा तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसका यूज़ होता है सच में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन 80 to 70 to 80% आएगा।
वो कहना कि हाँ ये बातें सही है, 100% कहोगे कि ये सभी वर्ब का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सही है, तो ऐसा नहीं होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर यहीं छोड़ते हैं और ये सभी बातें अब प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेट करके पढ़ेंगे। कौन सा? कि एवरीडे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आता है। समझ पा रहे? लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग कल देखेंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कुछ भी नहीं छूटेगा। ये मत समझना कि ये सब का यूज़ सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, सबको पढ़ेंगे, सभी टेंस है। क्लियर है कि मीनिंग निकल भी सकता है, नहीं निकलेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? सिर्फ रट्टू तोता की तरह यहीं तक नहीं हटेंगे कि ये देखने से ये लगा, कहीं कहीं चेंजेस भी पूरा कहानी हो जाता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ से मैं अपनी कहानी कल स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। इन एंशियंट टाइम, क्वेश्चन लिख लो। इन एंशियंट, एंशियंट मतलब प्राचीन, पुराने समय। इन एंशियंट टाइम people believed that in ancient time people believed that, इसका मतलब पुराने समय में लोग मानते थे that the sun moves around the earth। चलिए ये वाला हो गया, यहीं वहाँ से हम कहानी स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या गलती है वो आपको देखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि गलती दिख गई होगी। चलो तो यहीं से मुझे कहानी याद दिलाना, यहाँ से स्टार्ट होगा आपकी कहानी। वी विल सी यू tomorrow।